ठीक ठीक ठीक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन चैट में आए जिनका मैंने फोटो ले लिया, वन बाय वन आंसर करेंगे। अभी जो लोग लाइव हैं ठीक है। उनके कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। सौरभ कुछ पूछ रहे थे, आप बताइए। हम्म। सर वो एमटेक के लिए कितना स्कोर चाहिए गेट का? एमटेक इन डेटा साइंस हाँ, या एमटेक तो अलग सब्जेक्ट में, वो लेकिन तो हाँ हम्म मतलब नेट पे ये सब डेटा अवेलेबल है कि एमटेक अवेलेबल के है। लिए कौन से कॉलेज में किस रैंक पे, मतलब मैक्सिमम हाँ। किस रैंक पे सिलेक्शन हो गया। तो ये हम्म। ऐसे किसी को याद तो नहीं रहता है, नेट पे चेक करोगे तो मिल जाएगा आई मैं रफली थिंक। आइडिया बता देता हूँ। जैसे जो लोग गेट स्टैटिस्टिक्स हाँ। क्वालिफाई करते हैं तो उनके पास ऑप्शन, जैसे पूछता है बच्चा मुझे क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे में बताया था, आईआईटी बॉम्बे में आईईओआर है, वो भी एक्सेप्ट करता है एमटेक इन ऑपरेशन रिसर्च गेट स्टैटिस्टिक्स। खड़गपुर में है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, वो भी एक्सेप्ट करता है गेट स्टैटिस्टिक्स। आईआईएससी बैंगलोर में है एमटेक इन डेटा साइंस, आईआईएससी बैंगलोर में पीएचडी भी है, दोनों ऑप्शन वहाँ पे। आईआईएससी बैंगलोर में एमटेक भी है, पीएचडी भी है, डेटा साइंस अलग से डिपार्टमेंट है डेटा साइंस का वहाँ पे, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस डिपार्टमेंट है। वो हो गया आईआईएससी बैंगलोर। आईआईटी गुवाहाटी में आई थिंक एमटेक है, वहाँ भी डेटा साइंस में पीएचडी भी है, एमटेक भी है आईआईटी गुवाहाटी में। ये तीन चार ऑप्शन हो गए, चार बता दिया मैं ना। हाँ, बॉम्बे, खड़गपुर, गुवाहाटी और आईआईएससी बैंगलोर। तो ये सब है। और इसमें दिक्कत ये है कि इसमें सिर्फ गेट स्टैटिस्टिक्स नहीं अलाउड है, गेट मैथमेटिक्स वाले भी दे सकते हैं, गेट कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जितने लोग अप्लाई करेंगे उनका एक गेट स्कोर पे मेरिट बनेगा। तो वहां पे आप वो सब्जेक्ट नहीं देखते हैं, वो देखते हैं आपके स्कोर क्या है, वो ऐसे स्कोर के बेसिस पे मेरिट बनाते हैं वो लोग। वो पेपर भूल के कि जैसे अब आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है एमटेक के लिए, मैं बता रहा हूँ एमटेक एडमिशन के लिए जहां तक मुझे लगता है यू शुड हैव एटलीस्ट 900 प्लस स्कोर, कम से कम। अगर चलो खराब भी है बहुत वो बाद में, तो 800 700 प्लस स्कोर होने चाहिए। और गेट स्टैटिस्टिक्स में 700 स्कोर का मतलब है तुम्हारे रैंक 20 के आसपास होने चाहिए, 20 के अंडर, अंडर 20। तब जाके स्कोर तुम्हारे है ना। जैसे पिछले बार 40 मार्क्स पे ईशान का रैंक था 17, तो 17 पे रैंक उसका गेट स्कोर 400 समथिंग था। आई थिंक सो, हाँ 400 या 500 समथिंग था। एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। तो वो था, मतलब कहने को था ना। तो तुम सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा होगा उसका 17 का ना, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। एक श्योर तो नहीं हूँ मैं, बट यू हैव टू बी इन। इसका गेट स्कोर अभी आ जाएगा रिजल्ट आपका, तो 700 800 प्लस होने चाहिए, तो जाके आपको एडमिशन मिलेगा एमटेक में। पीएचडी में ज़्यादा आसान है, मैं बोल रहा हूँ गेट स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करके पीएचडी में जाना आसान है। वो इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे निखिल बता रहा था ना, 5 लोग ही, शायद 6 लोग बॉम्बे में आए थे पीएचडी एडमिशन, 6 लोग। ओनली 6 पीपल केम। स्टैट्स के लिए। तो उन्हीं छह हम्म लोग हैं, उनका रिटर्न टेस्ट हुआ आईआईटी बॉम्बे में, एमए पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में 6 लोग हम्म ही आए। तो उन्हीं का रिटर्न हम्म। टेस्ट हुआ, एक बच्चा ये कम लोग आने का कारण ये भी है कि ये विंटर सेशन था, जनरली समर हाँ, सेशन में ज्यादा लोग आते हैं, विंटर में कम आते हैं। तो मतलब हाँ। पीएचडी एडमिशन 2 बार होता है, एक बार दिसंबर में, एक बार जून में, है ना, जून जुलाई में। तो 2 बार एडमिशन हम्म पीएचडी में होता है। तो हाँ, जो दिसंबर वाले सेशन में कम लोग जनरली अप्लाई करते हैं, और मई जून वाले में ज़्यादा हम्म लोग होते हैं। बट फिर भी हम्म पीएचडी एडमिशन कंपेरेटिवली आसान है देन एमटेक यूजिंग गेट स्टैटिस्टिक्स, ये बोल रहा हूँ। हम्म। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन वन बाय वन लेंगे तो। सर हाँ, सर पीएचडी स्टैटिस्टिक्स के लिए कितना स्कोर मतलब होना चाहिए? अच्छा, गेट में। हाँ हाँ, गेट में। गेट में देखो, मेरा तो 62 स्कोर था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। बाकी हम्म आज तो 62 तो ऑफ कोर्स सही ही है। बाकी कम रैंक वाले भी आए थे आई थिंक वहां पे, मतलब और मतलब ज्यादा रैंक वाले 62 के बाद जिनका रैंक था वो लोग भी आए थे। कुछ लोग हम्म नेट वाले भी आए थे। तो आई थिंक कि स्टैट्स में सिलेक्शन होने का, मतलब पीएचडी हम्म इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होने का ज्यादा चांस रहता हम्म, है, क्योंकि कम लोग अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक हम्म। हो जाना चाहिए। आप तुम्हारा अगर कितना रैंक है? सर मैंने तो अभी दिया है, अभी तो अच्छा रिजल्ट निकला अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। है। ओके 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 हाँ, ओके। पर एक्सपेक्टेड स्कोर जितना दिख रहा है मुझे, हम्म उसमें मेरा थोड़ा क्वालिफाई शायद होगा, पर थोड़ा हम्म लो स्कोर आ रहा है, इसलिए मैं हम्म। थोड़ा टेंस हूँ। और अच्छा, नहीं नहीं सर नहीं, टेंस होने सारे वाली बात नहीं है। आईआईटीज के वेबसाइट में दिख रहा है कि एक लिस्ट हम्म निकलता है कि लिस्ट हम्म ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हम्म बिफोर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट। तो सर वहाँ पे हम्म। शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होता है?
शॉर्टलिस्टिंग का वो क्राइटेरिया मेनली तुम जो भी नेट या गेट का स्कोर्स ही होता है। बाकी अगर तुम्हारा कुछ अच्छा बैकग्राउंड है, तुम जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर थे और या कुछ हम्म लोग कॉर्पोरेट से आते हैं, तो हो सकता है वो लोग वो चीजें भी देखते हों। हम श्योर नहीं है इस बारे में, लेकिन मेनली तुम्हारा गेट का हम्म रैंक और स्कोर यही सब होता है, गेट और नेट का उस वो हम्म, ही होता है मेनली। अच्छा देखो, ठीक आप है सर। क्वालिफाइड हो, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, इसमें कोई टेंशन नहीं। आपके 25 प्लस मार्क्स होंगे तो यू विल बी हाँ शॉर्टलिस्टेड और हाँ पीएचडी हाँ एडमिशन इन आईआईटी स्टैटिस्टिक्स में। हम्म क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है, बाकी वो रैंक बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। रैंक मैटर कब करता है? हम्म जब 1000 2000 बच्चे हम्म आ जाए, अब उनको क्या करना है? हम्म कम बच्चों को बुलाना है, तो जाके वो फिर हम्म क्राइटेरिया सेट करते हैं वो लोग। क्योंकि हमारे फील्ड में बच्चे ही सही बहुत बात कम है। है, सब लोग एमएससी के बाद जॉब करने चले जाते हैं ज्यादातर बच्चे, तो बहुत हम्म कम कैंडिडेट ही अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें से वो हम्म फिल्टर नहीं करते हैं, फिल्टर तब करते हैं जब बहुत ज्यादा कैंडिडेट आएगा। तो हमारे पास कैंडिडेट ही ज्यादा नहीं है। अगर हर जगह आईआईटी में 4 5 सीटें रहती हैं एडमिशन की, और 10 15 बच्चे अप्लाई करते हैं मुश्किल से, तो उसमें हम्म क्या ही फिल्टर करेंगे? वो तो फिल्टर होता है मेनली इंटरव्यू के बाद। तो आप शॉर्टलिस्ट क्वालिफाई हो गेट स्टैटिस्टिक्स, अप्लाई करो वेबसाइट पे जाके। मैं एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल वो लड़की, क्या नाम है, त्रिशा गोयल, हाँ वो, त्रिशा गोयल सर, यस, आपके वीडियो में देखा हाँ, था। सी इज डूइंग पीएचडी इन आईआईटी रोपर, 1 साल हो भी गया उसका, और उसके हम्म 25.67 मार्क्स थे, उसके 147 रैंक थे पिछले बार, एंड शी गॉट एडमिशन बेस्ड ऑन दैट रैंक। हम्म, सो अच्छा देर सर। इज नो प्रॉब्लम, आप हर आईआईटी में अप्लाई करो, रिजल्ट आने के बाद अगर क्वालिफाई होता है तो यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड। हम्म एडमिशन मिलेगा बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, ये है। इंटरव्यू पे। यस, एडमिशन जी उसके सर, बाद मिलेगा। जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, हाँ, तो हम लोग एक क्वेश्चन ये क्या चैट में लिख रहे हैं शिवम कि एमटेक इन डेटा सर साइंस। अच्छा, पूछो पूछो, हाँ। सर CMI MSc इन डेटा साइंस का जो कोर्स है, उसके लिए जो हम्म एग्जाम होता है सर, वो PhD और MSc लेवल का मतलब सेम पेपर होता है। जो बच्चे PhD के लिए मतलब अप्लाई करते हैं और जो MSc के लिए अप्लाई करते हैं, सेम एक ही पेपर होता है। तो सर अभी जैसे मैंने CMI का पेपर, यस सर। हम मतलब कभी चेक तो नहीं किए, लेकिन हमको नहीं लगता कि सेम होना चाहिए, अलग ही अलग नहीं होना सर, चाहिए, क्योंकि सेम वो होता है, बस मैंने पिछले साल अच्छा सर दिया भी था। सेम पेपर अच्छा होता अच्छा है, बट कट ऑफ अच्छा जैसे MSc के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अच्छा उसकी कट कट ऑफ ऑफ। थोड़ी कम जाती हाँ हो है। हाँ सकता है, ये हो सकता है, सही बात। हाँ अच्छा, सर। मतलब और सर एमटेक एंड, सिलेबस ऋषभ के तो मैं, हाँ बोलो। सर सिलेबस के टॉपिक्स भी देख रहे हैं तो सर कुछ तो ऐसे हैं जो मतलब MSc में ही पढ़ते हैं, मतलब PhD वाले बच्चे, क्योंकि सेम पेपर है तो वो हम्म उनके लिए ज्यादा मतलब उन्होंने पढ़ रखा है MSc में, तो हमने बिल्कुल हम्म पढ़ा भी नहीं है उसके लिए। तो सर उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, कुछ आइडिया आपको? CMI, तुमको एमएससी में ज्वाइन करना है या पीएचडी यस में? सर, CMI MSc इन डेटा साइंस। तो तुम ही ने बताया ना कि एमएससी वालों का कट ऑफ कम रहता है और सर कट ऑफ तो पीएचडी कम वालों का। रहता है, लेकिन सर प्रिपेयर हाँ, करने के लिए कुछ पता नहीं है, जो पिछले प्रिपेयर साल। करने के लिए देखो, देखो हम अपना प्रिपेयर करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, हम पहले अगर हमें कोई भी एग्जाम देना हो, देखते हैं सबसे पहले उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस में हमको कौन कौन सी चीज आती है। यस ठीक है, हम सब पहले डिवाइड करते हैं कौन सी चीज आती है कौन सी चीज नहीं आती है। ठीक है, फिर मेरे पास कितना टाइम है, उस टाइम में हमको जो चीज आती है वो रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फिर जो चीज नहीं आती है वो रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट पहले, सबसे पहले हम पूरा चीज जो आता है उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फिर जो जो चीज नहीं आती है, फिर उसको पकड़ते हैं और एक एक चीज समझते हैं, उसमें जो एक एक टॉपिक्स पकड़ते हैं उसको। कोई बुक मिल गई अच्छी, या यूट्यूब पे तो आज के टाइम पे हर टॉपिक्स पे वीडियोस मिल ही जाएंगे, स्टैट्स के हो, डेटा साइंस के हो, मैथमेटिक्स के हो, कुछ भी हो। ठीक है, और वो यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा है फिर भी तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तो अगर तुम्हें चैट जीपीटी यूज करने आता है, तो तुम कोई भी यस डाउट है वो चैट जीपीटी में लिखो, वो तुम्हें आंसर पूरा डिटेल में अच्छे से लिख के समझा देगा। इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, उससे बोल दो कि हिंदी में समझाओ, तो हिंदी में समझा देगा। ठीक है, तो सर तुम्हें सिलेबस में प्रिपरेशन। तो, सर सिलेबस हाँ जैसे मैंने सिलेबस में देखा तो, तो उसमें स्टैट्स तो हाँ मतलब प्रोबेबिलिटी और हाँ मतलब PNC वगैरह है, बट हाँ इससे ज्यादा स्टैट्स नहीं है। मैथमेटिक्स है, और हाँ मैथमेटिक्स भी जो JEE लेवल तक की होती है, तो वो अच्छा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है। हम्म। तो तुम्हारा तो सर पॉइंट क्या जैसे है? मैथमेटिक्स तो मैंने JEE की प्रिपरेशन की थी, तो थोड़ा बहुत हम्म उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट है ही।
और स्टैट्स भी, स्टैट्स में जो प्रोबेबिलिटी वगैरह की हम्म क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नहीं आते। हम्म सर हम्म मतलब कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ पे से देख सकते हैं उसके लेक्चर्स? कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आई थिंक वो डिपेंड करेगा। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि सीएमआई पे जो एमएससी का वो कौन सा कोर्स है, एमएससी इन डेटा साइंस। यस सर, एमएससी अच्छा एंड पीएचडी इन डेटा साइंस, तो सर सेम अच्छा, पेपर वो होता है इसी। इंटीग्रेटेड एमएससी एंड पीएचडी इन डेटा साइंस। नहीं सर, एमएससी मतलब पेपर जब आप फॉर्म भरते हो तो पेपर का होता हाँ है एमएससी और पीएचडी इन डेटा ओके साइंस। ओके तो आप ओके एमएससी ओके। के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मतलब पेपर तो सेम ही ओ आएगा, बट वो ओ अच्छा अच्छा। ओके ओके ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो तुम पूछ रही हो कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग के लिए कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अच्छे। यस तो सर। उसमें कौन से लैंग्वेज पूछता है एग्जाम में तो सर सीएमआई के। मुझे इतना याद तो नहीं है, बट मतलब लेट्स सिलेबस से में अज्यूम वहाँ करते हैं कि पे पाइथन उसमें पूछता है। लैंग्वेज नहीं है, नहीं नहीं, उसमें स्यूडो कोड देता है, अच्छा उसको स्यूडो कोड अच्छा, से सूडो कोड। इंटरप्रेट, हाँ ओके इंटरप्रेट करना ओके। रहता है। तो उसके लिए, हाँ उसके लिए तुम्हें अलग से कोई लैंग्वेज पढ़ने का हमको नहीं लगता है जरूरत है, अगर सूडो कोड समझती हो। उसको सर उस कौन सा सिलेबस में, होता है? हाँ। बेसिकली मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाना, उसको मतलब वो सूडो कोड होता है, फिर उसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है। तो तुम सी मेनली प्लस इसमें प्लस बेसिकली तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होना चाहिए। ये सब कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा है, तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। तुम सूडो कोड मतलब कि जैसे हमको मान लो मेरा प्रॉब्लम है कि हमको एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब या तो डायरेक्ट कोडिंग में फंक्शन यूज कर लो, फंक्शन यूज करने के अलावा तुम्हें, और फंक्शन यूज करने के अलावा तुम्हें स्कूल में पढ़े नहीं थे स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ कुछ टेक्निक होता है, वो नंबर लेते हाँ हैं फिर इधर डिवाइड करते हैं, फिर इधर से दो नंबर ऐड मतलब इधर ले आते हैं फिर डिवाइड करते हैं, तो ये पूरा सी प्लस ये प्लस में मतलब काइंड कुछ ऑफ। फंक्शन यूज करके, सी प्लस हाँ प्लस में हाँ तो सर ये थोड़े बहुत प्रोग्राम्स बनाए हैं हमने बेसिक लेवल के, अच्छा बट सर जो अच्छा, उसमें होते हैं। फिर तो तुम्हें आता है, फिर तो हमको लगता है कर ले जाओगी। बस तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको एक तुम्हें बेसिक लेआउट देना होता है कि ओके प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये मेरा रूट है, ये स्टेप सबसे पहले ये स्टेप परफॉर्म करेंगे, ये स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर हो सकता है कुछ रिपीट करना हो तो वापस से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो जब तक हमारा कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो तब तक हम फाइनल स्टेप पे ना जाके हम वापस से फर्स्ट स्टेप पे बार बार शुरू करेंगे। तो हाँ बस हो गया। यस दोनों को। यस यशिका, कैन यू प्लीज जस्ट टर्न ऑफ योर माइक। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन कौन पूछ रहा था। प्रिया पूछ रही थी, हाँ। अच्छा ठीक है श्रेया, तो फिर रिसोर्सेज, हाँ रिसोर्सेज तुम पूछ रही थी ना। तो रिसोर्सेज देखो, हम कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करते थे यूट्यूब पे, कोड विथ हैरी करके है। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमको कोई डाउट होता था तो हम उसके चैनल पे सर्च करके वो चीज़ें कॉन्सेप्ट वगैरह समझते थे। और अगर तुम्हें कोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो सॉल्विंग के लिए वो है ना लीड कोड वगैरह पे तुम प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोडिंग स्किल्स डेवलप कर सकती हो। उसके अलावा सर कौन सा तुम्हें, सोर्स आपने लास्ट हाँ में क्या बताया सर? एक बार रिपीट कर। लीड कोड, LEETCODE, लीड कोड ओके सर। वेबसाइट है। और भी काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, आई थिंक गीक्स फॉर गिग्स पे भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें चलती है। मतलब हमारे पास ऑप्शन रहता है कि उस पे काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसमें जाके कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो आज के टाइम पे तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, तुम उसी से बोल दो, जो काम करवाना है करवा सकते हो। तुम बोल सकते हो कि ये तुम मुझे कोई अच्छा प्रॉब्लम दे दो सॉल्व करने के लिए, जो मतलब कोडिंग का अच्छा प्रॉब्लम दो सॉल्व करने के लिए, तो वो एक प्रॉब्लम जनरेट करके दे देगा। वो तुम खुद से करो, नहीं सॉल्व हो रहा है तो उससे बोल दो कि आंसर दे दो, तो वो आंसर भी दे देगा। और अगर उसके अलावा बाकी सारे सोर्सेज भी हैं, लीड कोड वगैरह है और कोड विथ हैरी है, तो हम तो इन्हीं सब चीज़ों से सीखे हैं। तो यही सब ओके सर। रिसोर्सेज फॉलो करो, बाकी बेसिकली अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा है तो तुम कर लोगी। ठीक है। ठीक है, कोडिंग के लिए थोड़ा सा यूट्यूब यूज करो, सूडो कोड क्या होता है तुम्हें नहीं पता है अभी, तो हम्म ठीक से सीखो हम्म ऑनलाइन। सूडो कोड का मतलब ये होता है रफली एक एल्गोरिथम लिखना, हाउ टू सॉल्व, जैसे बता दिया इसने। हम्म
तो वहां आपको हम्म प्रोग्रामिंग नहीं चाहता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको बस ये है कि हम्म सिलेबस में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि यू शुड अंडरस्टैंड स्यूडो कोड, एक कोड लिखा हुआ है, उसमें आउटपुट तुम प्रेडिक्ट कर पाओ, और आउटपुट प्रेडिक्ट हम्म करना होता है वहां पे, तो वो कोड लिखा हुआ रहेगा, या कोड लिखा रहेगा तो उस बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वो तुम्हें फिल करने होंगे। तो स्यूडो कोड इज लाइक एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम स्यूडो कोड होता है, चाहे वो सी प्लस प्लस हम्म सी हो, पाइथन हो, आर हो, मतलब एल्गोरिथम हर प्रोग्रामिंग हम्म लैंग्वेज का सेम है, सिंटेक्स अलग अलग है। तो तुम्हें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना है, तुम्हें एल्गोरिथम सीखना है, डेटा साइंस, एमएससी डेटा साइंस के लिए। ठीक है, तो एल्गोरिथम सीखो क्या होता है, थोड़े यूट्यूब पे सर्च करो कि एल्गोरिथम क्या होता है, ये स्यूडो कोड क्या होता है, जो भी सिलेबस में वर्ड से थोड़े से हाथ पैर मारो, गूगल पे, ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएगा, जैसे चैट जीपीटी पे। ठीक है। हम्म ओके। सर लास्ट क्वेश्चन है सर, वो हम्म। CMI में जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई मतलब आपको पता है क्या? बिकॉज वहाँ की जो फीस ढाई है लाख वो एक सेमेस्टर का जैसे है, 2.5 लाख एक सेमेस्टर का, 4 साल का 10 लाख रुपए, सॉरी 4 सेमेस्टर का 10 लाख रुपए। सर, वो मैंने इसके लिए इस पे सर्च किया था तो उसमें वो बता रहे थे कि फीस वेवियर भी होते हैं, और फीस वेवियर वो में बहुत कम होते हैं, मतलब वो ट्यूशन फीस वेवर होते हैं, वो पूरा फीस वेवर नहीं होंगे। हाँ बताओ क्या था। सब उसमें मैंने देखा था कि वो पूरी फीस आपकी मतलब माफ हो जाती है। हम नहीं लोग नहीं, की एक साइट काम पे भी करते हैं, कुछ देखो ऐसा हम था। लोग वी आर नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी वहाँ अभी इनरोल्ड हैं, मेरे साथ हैं, तुम उनका नंबर लेके डिटेल में एक बार ओके सर। बात करो, तो वो बता देंगे कि वेवर होता है या नहीं होता है, या हवाबाजी है, या सच में वेवर होता है ना, तो हम कुछ नहीं कह सकते। यस सर, वो एक बार कंफर्मली आप ग्रुप पे इन्फॉर्म हाँ, कर देना। नहीं नहीं, आप मोबाइल नंबर ले लो, उन बच्चों का नंबर दे देता हूँ मैं जो ऑलरेडी वहाँ एमएससी डेटा साइंस कर रहे हैं, आप उनसे कॉल पे या टेक्स्ट यस पे सर। बात कर लो एक बड़ी, ताकि वो सब कुछ क्लियर कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो वो आपको डिटेल में बता पाएंगे। दैन हम लोग नहीं बता सकते सब कुछ इनसाइड क्या चल रहा है वहाँ पे, हम्म। जो वेबसाइट पे है वही हम बता। वेवर हम्म। वेवर होता हो या ना होता हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि हर जगह तुम्हारे पास स्कॉलरशिप लेने का ऑप्शन होता है, कोई ना हाँ। कोई क्राइटेरिया रहता है, अगर आप वो यस। सेटिस्फाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो हम लोग के टाइम पे क्या था, MCM स्कॉलरशिप था ना बॉम्बे हाँ में। यस, बॉम्बे में एमसीएम देते हैं, मेरिट हाँ मेरिट कम में से थोड़ा सा कुछ मेरिट कम है ना। हाँ, तो CMI में भी कोई ना कोई स्कॉलरशिप लेने का होगा। ऑप्शन होगा जरूर। हम्म होगा, लोन का ऑप्शन रहता है, लेकिन लोन और सेकेंडरी है, उसमें पता करना क्या क्या स्कीम होगा, लेकिन कोई स्कीम होगा जिससे फीस कम हो जाएगी, हम्म जीरो नहीं होगा। फीस जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो हम्म बच्चों के फीस से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो फीस जीरो नहीं होगा। जो जीरो होता है ट्यूशन फीस पे होता है, ट्यूशन फीस अराउंड 10-20% ही होता है फुल फीस का, उस पे जनरली लोग देते हैं वेवर्स, ये है। तो उसका तुम्हें पता करना होगा डिटेल में कि कोई ऐसा बच्चा है जिसका फीस जीरो हो गया है, जैसे तुम्हें लगता है कि फीस जीरो हो जाता है, तो वो तुम्हें वहाँ कोई है सर तो एग्जिस्टिंग बच्चा, उससे बात करना होगा। यस ठीक। सर, कांटेक्ट नंबर आप बता जी दीजिए जी जी, फिर मुझे आप उनके। व्हाट्सअप हम्म। करना जी। ठीक है। अब मैं व्हाट्सअप कर देंगे। जी जी। थैंक यू तो और सर। अगर फीस जीरो होने वाला कोई ऑप्शन होगा भी तो आई थिंक वो सबको नहीं देंगे, वो एकदम हाँ, कोई रेयरली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है तो उसी को रेयर मिलता होगा। है। यस। हम्म ओके, तो एक तो पहला क्वेश्चन शिवम का था, अभी के चैट का, पुराने चैट का देखते हैं। तो एमटेक इन डेटा साइंस हम्म के लिए गेट में रैंक कितने होने चाहिए? तो एमटेक डेटा साइंस के लिए गेट में बहुत अच्छे रैंक होने चाहिए आपके, गेट स्टैटिस्टिक्स में स्पेशली आपको टॉप 10 या टॉप 20 में होना पड़ेगा, तब चांसेस हैं। और कौन से आईआईटी हैं, तो वो थोड़े से आप हाथ पर मारो, मैंने बता दिया, आईआईटी बैंगलोर है, आईआईटी बॉम्बे है, आई बॉम्बे है, गुवाहाटी है, खड़गपुर है, और भी हैं जो आपको थोड़े से हाथ पर खुद मारने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है। और रैंक और स्कोर क्या चाहिए? अच्छे रैंक चाहिए, अच्छे स्कोर चाहिए, तब भी एडमिशन मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव मार्केट है ना। बाकी गेट रैंक वाले को भी प्रेफरेंस दिया जाता है, बाकी सब्जेक्ट वालों को भी, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो अर्नब बता रहे थे स्यूडो कोड का, तो यूट्यूब चैनल को बता रहे थे, कोई अर्नब चक्रवर्ती का है, ठीक है। उजान पूछ रहे हैं कि इफ आई डू मास्टर्स इन डेटा साइंस देन हाउ शुड आई गो फॉरवर्ड टू प्लान आउट अ करियर एज अ प्रोफेसर इन स्टैट्स और इन डेटा साइंस? There is nothing to plan much. You should just हाँ। think about, if you want to be a professor, you should just think about doing a PhD. That too, you should try to get a good college. If you get IIT or IISc or any of the top college, it's better. Otherwise, if you are interested to do your PhD from a foreign country, that would be great. Whoever does his PhD from a foreign country comes back to India, they have, I think, whoever I have seen, they have better opportunities in getting in getting a job as an assistant professor in IITs, or if not even in IITs, they get good colleges. Uh, uh, they get job as an assistant professor in good colleges like BITS or VIT or any few private institutes also. Okay. तो ज्यादा कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है, अगर MSc कंप्लीट है तो PhD का सोचो, और डेटा साइंस स्टैट्स ये सब
किसी में भी कर लो, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये ग्रोइंग फील्ड है। स्टैट्स में भी काफी जगह काफी सारा ऑप्शन है, और डेटा साइंस में तो ग्रो कर ही रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज अभी काफी ज्यादा है। तो मेनली है कि तुम अपना कोर्स वगैरह अच्छे से करो मास्टर्स में, और पीएचडी की प्लानिंग तो अगर अपने कोर्स वगैरह करोगे मास्टर्स में अच्छे से, तो पीएचडी की प्रिपरेशन अपने आप होती ही रहेगी। उसके लिए फिर कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा, बस पीएचडी का इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के टाइम बस रिवाइज करना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ प्लानिंग की नहीं ज़रूरत है। प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी की तैयारी करो, पीएचडी कंप्लीट करो, आराम से बन जाओगे। ठीक है, एमएससी। उसके बाद हाँ, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स के बाद जॉब कितना बेटर रहेगा फॉर अ गुड करियर। गुड करियर। ओके। इसमें ऐड करता हूँ, एमएससी एक इन, बच्चा ये भी पूछा था अभी पहले पिछले चैट में कि आप दोनों ने एमएससी हम्म, स्टैटिस्टिक्स करने के बाद जॉब क्यों नहीं की। ये भी बता दो। अच्छा, तो जॉब तो हमने किया किया ना। था, हाँ हमने जॉब किया था। जॉब हमने किया, हमको आईटी बॉम्बे से ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हमारा जॉब लगा, हाँ। उड़ीसा के एक कॉलेज में शिक्षा अनुसंधान करके। हम्म। तो जॉब हमने ऑफ कोर्स किया, जॉब संतोष ने 6-8 महीना किया, हम्म। और उसके बाद उसने पीएचडी ज्वाइन कर लिया, हम 2 साल किए, उसके बाद अभी पीएचडी ज्वाइन किए हैं। जॉब तो ऑफ कोर्स हमने किया। तो हाँ। एमएससी इन स्टैटिस के बाद जॉब कितना बेटर ऑप्शन रहेगा, तो देखो ये बट डिपेंड करता है, तुम अगर अच्छे कॉलेज में हो तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स में अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी। फिर उस ये दो चीज पे डिपेंड करेगा, अच्छे कॉलेज में हो तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज काफी रहेगी कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए। दूसरा चीज ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा एमएससी में जो कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, काफी जगह एमएससी में अगर हो सकता है प्रोग्रामिंग ना भी पढ़ाया जाता हो, तो मैं अलग से प्रोग्रामिंग तो सीखनी पड़ेगी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये सब वगैरह सीखनी पड़ेगी। बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी मैटर करता है, लेकिन ज्यादा मैटर ये करता है कि तुम्हारी कोडिंग वगैरह कितनी अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी अच्छी है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तुम्हें कितने क्लियर है। अलग अलग कंपनीज तुम्हारी अलग अलग स्किल्स चेक करती है, और कॉलेज पे डिपेंड करता है कि अगर तुम टॉप किसी आईआईटी में हो तो वहाँ के प्लेसमेंट सर में ऑफ कोर्स अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज देंगी। ऐसे कि तुम उतने अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो हो सकता है वहाँ पे प्लेसमेंट ना होता हो, तो तुम्हें बाहर से अप्लाई करना है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना, क्या पूछ रहे हो, गुड करियर। तो गुड करियर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से अपना तुम एमएससी कर रहे हो, और तुम्हारे पास नॉलेज कितना है। ठीक है, थ्योरेटिकल भी चीज़ है, प्रैक्टिकल भी चीज़ है, कोडिंग वगैरह ये सब का कितना अच्छा नॉलेज है। ये सब का नॉलेज अच्छा है और अच्छे कॉलेज में हो तो आराम से एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। ये सब का अच्छा नॉलेज है लेकिन अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये सब का नॉलेज नहीं है और अच्छे कॉलेज में भी नहीं हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक पूछ रहे और आर फिर किसी ने पूछा प्रोग्रामिंग। है आर हाँ। प्रोग्राम लैंग्वेज इज बेस्ट फॉर डेटा साइंस और गो फॉर पाइथन। देखो मेरे हिसाब से कोई भी एक लैंग्वेज पे अच्छा कमांड होना चाहिए, और दूसरा लैंग्वेज तुम कोई भी आराम से सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम पाइथन पकड़ लो, पाइथन को अच्छे से सीखो समझो। देखो तुम्हें बेसिकली आना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम बनाना, सूडो कोड बनाना, चीजों को सॉल्व करना। बेसिकली प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही तुम्हारी हमेशा यूज होती है। ठीक है, बाकी बाकी फिर तुम्हें लैंग्वेज कोई भी सीख सकते हो, हर लैंग्वेज में काम सेम ही होता है, बस उसका सिंटेक्स अलग होता है। ठीक है, पाइथन में होता है x = 2, तो आर प्रोग्राम में लिखोगे x <-2, उसका तुम वेरिएबल सेम डिक्लेयर कर रहे हो, बस उसका लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा लैंग्वेज सीखे कौन सा नहीं, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, आर पाइथन जो तुम्हें सही लगे उसको अच्छे से एकदम उसमें अपने आप को इम्प्रूव करो। और फिर उसके अगर तुम उसमें मास्टर बन गए तो तुम कोई भी दूसरा लैंग्वेज आराम से सीख सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस में सिंटैक्स पता होना चाहिए। वो भी आज के टाइम पे सिंटैक्स भी उतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि लोग तो चैट जीपीटी से ही कोड लिखवा लेते हैं, उसको बता देते हैं ये सॉल्व करना है तो कोड वो लिख देता है। ठीक है, स्टिल आना चाहिए, स्टिल तुम्हें ऐसा नहीं कि सारे प्रॉब्लम चैट जीपीटी से सॉल्व करवाओ, स्टिल तुम्हें आना चाहिए। तो बेसिकली कोडिंग पे अगर तुम कोडिंग को अपना वो मेन लेके चल रहे हो कि हमको कोडिंग सीखना है, तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले तुम्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करना होता है, फिर उसको कंपाइल करके फिर तुम्हारा मेन प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है,
तो हम तो बोलेंगे फिर भी देखो, हम पर्सनली हम सबसे पहले पाइथन सीखे थे, ठीक है। पाइथन के पहले भी सी प्लस प्लस सीखे थे, सी प्लस प्लस से हमको पता चल गया हो कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली करना क्या होता है। फिर उसके बाद पाइथन सीखे। पाइथन एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, तो इसको सीखना ज्यादा आसान है, ठीक है। सिंटेक्स वगैरह चीजें वो सब चीजें जल्दी याद हो जाती है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार तुम सिंटेक्स समझ गए, तुम्हें फिर अपना ज्यादा से ज्यादा कोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना होता है। उसके बाद फिर अगर तुम पाइथन अच्छे से सीख गए, तुम्हें फिर आर सीखना है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आर का थोड़ा बहुत सिंटेक्स देखना है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है पाइथन और आर में, ठीक है। सीख जाओगे आराम से। तो हम बोलेंगे जो भी तुम्हें सही लगे, हम सजेस्ट करेंगे पाइथन सीखो, फिर पाइथन सीख गए तो आर आराम से सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद है सर, अभी भी किसी को क्लियर ना हो कि उसको आईटी में जाना है या रिसर्च, तो उसको कैसे क्लैरिटी मिले दिस ईयर टू परस्यू एमएससी स्टैटिस्टिक्स। तो तुम आराम एमएससी स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले तुम कोशिश करो कि अच्छा कॉलेज मिले, जैम वगैरह अगर तुम्हारा क्वालिफाइड अच्छे मार्क्स है तो कोशिश कोशिश करो वन ऑफ द टॉप आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, जो भी मिल रहा है। और स्टैट्स के आई थिंक, और यहाँ पे गुवाहाटी में भी हमको कुछ लोग मिले, आईआईटी तिरुपति में तिरुपति, भी आईआईटी स्टैटिस्टिक्स का। तिरुपति शुरू हाँ, किया है, बहुत अच्छा तिरुपति प्लेसमेंट में, वहाँ भी हाँ है आईआईटी तिरुपति हाँ में। हाँ, वहाँ का भी प्लेसमेंट मैथमेटिक्स, अच्छा है। वो अर्पण से तो मिला हाँ होगा ना, अर्पण जो वहाँ पीएचडी कर रहा है गुवाहाटी में, वो हाँ वहाँ हाँ, करके अर्पण, आया हाँ है। हाँ 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 तो वहाँ से मैं सीख हाँ के आया। हाँ। तो तुम कोशिश करो तुम्हें अच्छे कॉलेज मिले एमएससी के लिए, वहां पे तुम्हें लोग मिलेंगे, लोग प्रोफेसर्स मिलेंगे, तुम्हें प्लेसमेंट्स में कांटेक्ट बनेंगे। तुम जैसे जैसे लोगों से बात करोगे, तुम्हें खुद ही क्लैरिफाई होता जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, कॉर्पोरेट में जाना है कि एकेडमिक्स में। जैसे मेरा, जब हम कर रहे थे स्टेट एमएससी, तो मेरा था कि हमको एकेडमिक्स के बारे में एक्चुअली हम सोचे ही नहीं थे, मेरा था ही कि हमको कॉर्पोरेट में जाना है। जाना है। लेकिन फिर बाई लक बाई चांस हमको एकेडमिक्स में ही मिल गया। फिर एकेडमिक्स में गए तो हमको रियलाइज हुआ कि ये भी खराब नहीं है, ये अच्छा है। और एक्सप्लोर किए तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये भी कर सकते हैं। तो फिर हम पीएचडी में आ गए अभी। और पीएचडी में अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस खुले ही रहते हैं, एकेडमिक्स भी खुला रहता है और कॉर्पोरेट भी खुला रहता है। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद तुम कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो तुम जाओ एमएससी में, अच्छी जगह एडमिशन लो, समय के साथ वो अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। कोई भी चीज क्लियर होती है एक्सपीरियंस करके। तुम एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि सही है कि नहीं। अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम ये कर सकते हो कि एमएससी में एडमिशन लो अच्छी जगह, कॉर्पोरेट में जाओ, कॉर्पोरेट में जाओ, अगर तुम्हारा वहां मन लग गया तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करो, नहीं मन लगा तो फिर पीएचडी में आ जाओ, फिर एकेडमिक्स में आ जाओ, कहीं यस। ना कहीं तो मन लग ही जाएगा। हाँ, इंटर्नशिप मिलेगी तुम्हें एमएससी में, वहां जाओ, देखो इंटर्नशिप में तुम एंजॉय कर हाँ पा रहे हो हाँ, नहीं कर पा इंटर्नशिप रहे हो, में भी तुम्हें अंदाजा लग जाएगा, कि मजा आ रहा है नहीं आ इंटर्नशिप में ही अंदाजा लग जाएगा कि जाना है कि नहीं जाना है कॉर्पोरेट में। रहा। एम स्टैट्स आईआईटी से करने के बाद क्या मोस्टली एज प्रोफेसर ही प्लेसमेंट होती है, इफ नॉट देन कॉर्पोरेट में कहाँ कहाँ होती है? तो मोस्टली एज अ प्रोफेसर प्लेसमेंट नहीं होती है, बहुत कम लोगों की एज अ प्रोफेसर प्लेसमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द लोगों की कॉर्पोरेट में ही प्लेसमेंट होती है। और कॉर्पोरेट में कहाँ कहाँ होती है डिपेंड करता है उस साल कौन कौन सी कंपनीज आई। जनरली कंपनीज जो आती हैं रिपीट ही करती हैं। तो हमारे टाइम पे एक्सेंचर आई थे, एनजी आई थी, और सिटी क्या बैंक बोलते है, हैं, आईडीएफसी है, हाँ सिटी आईडीएफसी, बैंक आता है, आईडीएफसी, हाँ आईडीएफसी, हाँ जैसे बैंक्स। हाँ हाँ। तो यही सब काफी सारी कंपनीज आती है, तो बहुत तुम सारी है। इसका मत सोचो कि कहाँ कहाँ। देन कॉर्पोरेट कहाँ कहाँ से, अगर तुम्हारा मतलब है लोकेशन, तो लोकेशन होता है नहीं, मुंबई, कंपनी का होगा बैंगलोर, मुझे पुणे। पता, हाँ कंपनी का ही पूछ हाँ, रहा हूँ। मोस्टली तो कंपनी तो काफी सारी, उसमें तो फिर हाँ डीप में हजारों जाने की कोई कंपनी जरूरत आती है, नहीं। हजारों कंपनीज है, तुम हाँ अपने भर सकते हाँ हो। हाँ, नेक्स्ट, ठीक हाँ। है। व्हाट्स इज नहीं, उसके बाद क्या है? नहीं, ये सर मैंने सर जैम मैंने के ड्रॉप लिया है एक ईयर की तैयारी के साथ। एग्जाम के क्या लिए ड्रॉप लिया है, एक ईयर हाँ, तैयारी के साथ साथ, और क्या क्या सीखना सीखना चाहिए। चाहिए? तैयारी के साथ साथ हम तो बोलेंगे अगर तुम स्टैटिस्टिक्स में जाना चाहते हो तो कोडिंग सीखो, सी प्लस प्लस। सबसे पहले तो हाँ, जो ऊपर पूछा था ना किसी ने, पाइथन या सीखें या आर सीखें, तो हमको लगता है पाइथन और आर सीखने से पहले अगर तुम कोई ऐसे सी या सी प्लस प्लस या जावा इनमें से कोई एक सीखते हो तो वो भी काफी बेनिफिशियल रहेगा फिर तुम्हें पाइथन या आर सीखने में अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हमको भी कोडिंग वगैरह कुछ नहीं आता था। जब हम आईटी बॉम्बे में गए तो फर्स्ट सेम में सी प्लस प्लस सीखना था। और सी प्लस प्लस जो भी सीखे सीखे बहुत अच्छे से तो नहीं सीख पाए, लेकिन वो सीखे जितना भी
तो हमको फिर पाइथन सीखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर हम सीधा पाइथन पे जाते तो मेरे लिए काफी टफ पड़ता। लेकिन सी प्लस प्लस का कुछ कुछ बेसिक्स सीख गए कि क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें सीख गए, सीखने में काफी ज्यादा आसानी हुई। तो एक साल तुम अगर कुछ करना चाहते हो प्रिपरेशन के अलावा तो कोडिंग सीखो। कोडिंग के अलावा हम तो बोलेंगे चीजों को एक्सप्लोर करो कि एआई में क्या क्या, एआई डेटा साइंस में क्या क्या नया आया है। अगर तुम्हें फ्री टाइम है तो हम बोलेंगे नए नए जो रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं वो पढ़ने की कोशिश करो कि नया क्या रिसर्च हुआ है, क्या इन्वेंट हुआ है। तो गूगल स्कॉलर पे जाके तुम खोजो, अच्छे अच्छे पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। यूट्यूब पे ही तुम देख सकते हो, यूट्यूब पे भी काफी लोग नए नए पेपर्स रिव्यू करते रहते हैं, तो उस पे भी जाके देख सकते हो कौन सा अच्छा पेपर आया है, पेपर पढ़ो। तो उससे भी काफी सारी चीजें सीख पता चलती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीजें सीखेंगे तो फ्यूचर में हमको काम आएगा। ठीक है। तो प्रिपरेशन के अलावा दो तीन चीज कर सकते हो। एक तो क्या बोले, एक तो कोडिंग वगैरह, दूसरा ये रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ सकते हो मार्केट में जो नई नई आ रही है। तीसरा हम बोलेंगे कि अगर तुम्हारी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो इंग्लिश को इम्प्रूव करो। इंग्लिश हर जगह कॉर्पोरेट में जाओ या इधर जाओ, एकेडमिक्स में हर जगह मतलब काम आता है। ठीक है। व्हाट इज द आउटकम ऑफ अ पीएचडी एक्सेप्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेसर? आउटकम से तुम्हारा क्या मतलब है कि क्या कर सकते हो पीएचडी के बाद? हम्म। Except from being a professor, you have the option of going into corporate, and if you also have the option of like opening your own coaching center or anything something कॉलेज like that, समथिंग। like हाँ। ठीक है। बट पीएचडी के बाद मोस्ट ऑफ द लोग तो प्रोफेसर लाइन में ही जाते हैं। हम्म। Which statistics topics are important for data science? Every most of the statistics topic are important. Basically, you can divide the statistics topic into two part. What do inference and the other one is, दूसरा क्या था संतोष इन्फरेंस के अलावा? हाँ डिस्क्रीट मतलब, डिस्क्रीट स्टैटिस्टिक्स है ना? हाँ हाँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हाँ। हाँ डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। हो गया, हाँ ये बेसिक हम्म। प्रॉपर्टी हो गई। हाँ तो स्टैटिस्टिक्स में इम्पोर्टेंट यही सब है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इन्फेरेंस वगैरह, और कॉम्बिनेटरी परम्यूटेशन भी काफी ज्यादा अच्छा होता है सीखना स्टैटिस्टिक्स में। हम्म। प्रोबेबिलिटी के काफी सारे प्रॉब्लम्स कॉम्बिनेटरिक्स पे ही डिपेंड करते हैं। उसके सर उसका अच्छा नॉलेज है। हाँ बोलो। सर स्टैट्स पढ़ने के बाद अगर हमें गवर्नमेंट सर्विसेज में देखना हो तो क्या हम स्टैट्स में कर सकते हैं? स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हाँ होता है हाँ सर, उसके अलावा हाँ सर और हाँ क्या हाँ हाँ होता है? हाँ 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 ये हम लोग डिस्कस ही नहीं किए। काफी लोग हाँ पूछे कि क्या कर सकते हैं तो हम लोग हाँ कॉर्पोरेट और एकेडमिक्स में ही घुस गए। वो हाँ है गवर्नमेंट में भी ये। काफी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं जो लोग स्टैट से किए हैं। तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है आरबीआई में जाने का। आरबीआई में डीएसआईएम करके यस है। एग्जाम होता है। हाँ डीएसआईएम करके, उसके अलावा आईएसएस का एग्जाम होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। ये दोनों एग्जाम्स होते हैं। बाकी एसएससी वगैरह में भी कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स के अलग से हाँ कुछ आई थिंक एग्जाम होते हाँ हैं, हाँ उसमें जूनियर भी काफी। स्टैटिस्टिक्स कुछ होता है, हाँ। हाँ 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 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑफिसर, हाँ। यस तो ये ऑफिसर। सब भी ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट हम लोग डिस्कस ही नहीं किए। हाँ तो गवर्नमेंट क्या क्वेश्चन था तुम्हारा अभी जिसने वही। पूछा? समृद्धि। गुड इवनिंग सर। सर यही कि हाँ। गवर्नमेंट फील्ड में हम क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि सर मैं गवर्नमेंट जॉब ही करना हम्म चाहती हूँ। स्टैटिस्टिकल फील्ड में हम्म होगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि हम्म स्टैटिस्टिक्स पसंद है। हम्म पर सर ज्यादा अभी तुम नॉलेज नहीं है एमएससी कर सर, रही बस हो या यही। बीएससी कर रही हो? सर मैं बीए कर रही हूँ, स्टैट्स मेरा बीए मेजर है, लास्ट ईयर है मेरा स्टैट्स मेजर। स्टैट्स। ओके। यस सर। तो सर मुझे बस आईएसएस के बारे में नॉलेज है सर, आरबीआई में पता हम्म है, डीएसआईएम क्या होता है लेकिन सर, और सर इसके अलावा मतलब और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? डीएसआईएम होता है और डीईपीआर होता है। डीएसआईएम होता है स्टैट्स वालों के लिए और डीईपीआर होता है इकोनॉमिक्स वालों के लिए। तो आई थिंक अगर तुम बीए की हो, डीएसआई, अगर तुमने इकोनॉमिक्स वगैरह डीएसआई में इकोनॉमिक्स फुल वगैरह फॉर्म है पढ़। स्टैटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये फुल फॉर्म है, एक हाँ डिपार्टमेंट आरबीआई में, हाँ। हाँ और अगर तुम बीए की हो तो अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो तुम्हारे पास डीईपीआर एग्जाम भी होता है जो आरबीआई कंडक्ट करवाता है। और वो भी ऑप्शन खुला हुआ है। ठीक है क्या अगर तुम्हें आरबीआई में तो एमएससी चाहिए ना, मास्टर्स चाहिए? ओ हाँ 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 आरबीआई सही बात है, मास्टर, एमएससी चाहिए। आईएसएस के हाँ लिए ग्रेजुएशन हाँ चाहिए, हाँ आईएसएस के लिए ग्रेजुएशन हाँ चाहिए। हाँ आई थिंक उसके लिए मास्टर्स चाहिए, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, हाँ, हाँ 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 इक्विवेलेंट डिग्री। हाँ तो मतलब आरबीआई में जॉब करने के लिए, जो कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का है ना, जो ग्रेड बी नाम से है,
स्टैटिस्टिकल हम्म ऑफिसर DSIM में, तो वो उसके लिए MSc डिग्री चाहिए, और ISS के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ, और बाकी SSC वाले जो होंगे जॉब, उसका भी आई थिंक ग्रेजुएशन ही चाहिए होगा उसमें। हम्म। हाँ, एसएससी वाले में भी ग्रेजुएशन से हो जाएगा। और कोई ओके क्वेश्चन? सर। हम्म हाँ जी, पूछो, तो पूछा है तो क्वेश्चन था, और किसी को पूछना है तो ठीक है ना। देखिए, हाँ मतलब वही गवर्नमेंट सर्विस हो गया, या जो गवर्नमेंट में जो जॉब्स हो गए, एक एकेडमिक्स में हो गया, तीसरा ये हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में, हम लोग के लिए ही 3 मेन मेजर अपॉर्चुनिटी है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन सर पिछले, हाँ। सर तीनों में बेस्ट क्या रहता है आफ्टर अगर हमें करना हो? इंटरेस्ट, तीनों में बेस्ट रहता है वो, हाँ, दो इंटरेस्ट। चीजों पे डिपेंड करता है, एक तुम्हारा इंटरेस्ट और तुम्हारी पर्सनैलिटी। ठीक है। कॉर्पोरेट में जनरली ऐसा माना जाता है कि उसमें काफी प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, बट उसमें पैसा अच्छा होता है। तो अगर तुम प्रेशर झेल सकते हो और तुम्हें पैसा ज्यादा कमाना है तो तुम कॉर्पोरेट में जाते हो। और इसमें एकेडमिक्स में अगर तुम्हें रिलैक्स, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, थोड़ा रिलैक्स लाइफ चाहिए, तो फिर तुम एकेडमिक्स चुनते हो। गवर्नमेंट में भी आई थिंक सिमिलर ही है। तो तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। चलो तुम्हें सर एक रेलवे एग्जांपल में देता भी। हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ इन लोग हाँ ये हाँ पूछने से। ठीक। देखो, जैसे अभी तुम लोग ग्रेजुएशन में हो, तुम्हें पैसा बहुत फैसिनेट करता होगा कि मैं बॉम्बे जाऊं या कानपुर जाऊं, एडमिशन लूं, 20-30 लाख का प्लेसमेंट हो, और फिर तुम लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं, मेरी अभी कुछ दिन पहले मैंने सेशन किया था नेत्रा के साथ, निखिल जो हमारी क्लासमेट थी, नेत्रा हम्म 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 नेत्रा के साथ, नेत्रा का 26 लाख का प्लेसमेंट लगा था वेल्स फार्गो में, हमारी क्लासमेट थी वो। उसने 2 साल जॉब किया, 26 लाख अराउंड पैकेज था उसका। वो छोड़ के वो भी US में PhD एडमिशन लिए, मैंने उसके साथ एक सेशन किया था, जैसे निखिल के साथ में कर रहा हूँ अभी, कुछ टाइम पहले तुम देख सकते हो वहां जाके। तो होता क्या, कुछ टाइम बाद पैसे तुम्हें बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं करेगी। जब तुम्हारे पास मतलब 50-60 लाख, 1-2 करोड़ रुपए आ जाएंगे अकाउंट में, तुम्हें लगेगा मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हैविंग गुड लाइफ। फिर तुम एक पीस की तलाश में निकल जाओगे। ज्यादातर लोग, जैसे अभी इस बार हम्म योगेश बिजला है, वो एक्सेंचर में था, 16-17 लाख पैकेज था उसका, हमारे सीनियर थे वो। एक्सेंचर में जॉब छोड़ के ISS तैयारी किए, इस बार ISS क्वालिफाई किया उन्होंने, RBI में भी हुआ उनका। तो एक टाइम बाद पैसे छोड़, जब शुरू में हम होते हैं पैसे बहुत अच्छा लगता है, एक टाइम बाद लगता है पैसे इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, जितना लाइफ में पीस इंपॉर्टेंट है, एक अपना जो हम करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर आप उस तरफ निकल जाओगे जिस तरफ आपके इंटरेस्ट होंगे। तो शुरू में पैसों के पीछे भागोगे आप, जैसे आप पूछ रहे हो बेस्ट क्या है, तो बेस्ट डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, उसके हिसाब से, मनी या पीस हम्म या अपनी इंटरेस्ट। तो दैट इज वो समय के साथ आपको अपनी क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या चाहिए, वो हम्म। समय बताएगा। ओके पैसा सर। इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो फिर वो तब उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं रह नहीं जाती होता उसकी। है, हाँ हाँ वही। फिर लगता है लाइफ में और कुछ अच्छा करना है, पीसफुल, मतलब पीसफुल लाइफ होनी चाहिए, या हाँ ऐसा कि सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। हाँ, तो जो मैं आई थिंक गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, मैं भी एक सोसाइटी के एक लिए वो कुछ करते करना हैं चाहता निखिल, हूँ। एक हाँ मिनट, एक बार फिर से हाँ ज्वाइन करते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, तो आप 10-20 मिनट और कर लेते हैं, अगर किसी का क्वेरी रह ठीक गया है। हो तो यू ज्वाइन अगेन, क्योंकि ठीक ठीक हमारा ठीक। मीटिंग फिर से। तो हम लोग फाइनली कुछ क्वेश्चन तो अभी, आंसर, लास्ट सेशन होगा अभी हमारा, एक और तो ये मतलब भी हटा के फिर से ज्वाइन करना। एक ज्वाइन नहीं, करना खुद है ही ना? कट जाएगा, हाँ ये खुद ठीक ही है। कट जाएगा फिर से, ये अच्छा अच्छा अच्छा। एंड हो जाएगा। ठीक ठीक।